हाँ, डाउट्स क्या क्या बोलो मेरे को। देखो मैं फटाफट ना क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हालांकि ज्यादा कुछ सोल्यूशन में डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में। पहला क्वेश्चन था ए स्क्वायर बी क्यूब बाय सी रूट टी। तो इसका तो सबको पता है कि टू डेल्टा ए बाई प्लस सी डेल्टा बी बाई बी करके हम लोग उसको प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। लेंथ अगर रॉड हमको दी गई है तो कितने से बड़ी है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 पॉइंट, सेकेंड वाला क्वेश्चन था 4.19 माइनस 3.25। और जो एरर होता है वो हमेशा क्या करेंगे हम लोग ऐड करते हैं। तो एरर यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 0.02 हो जाएगा। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। और तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमको दिया गया टोटल एरर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में V अपॉन आई होता है, डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में है रेडियस हमें दिया गया परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम। तो रेडियस हमें दिया गया था 5.3 प्लस माइनस 0.1। तो हमें परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का एरर हो जाएगा डेल्टा V बाई वी इक्वल टू 3 डेल्टा R बाई R, ठीक है। 3 इंटू 0.1 बाय 5.3 करके निकल जाएगा। उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया ना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.310, तो इस इंटू 10। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 होंगे। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड हमको दिया गया है पेंडुलम का। टाइम पीरियड दिया गया हमको पेंडुलम का 2 पाई रूट L बाई जी। तो हमें निकालना था परसेंटेज एरर इन जी। तो जी क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर बाय बाय 4 पाई स्क्वायर L। तो ये जी हो जाएगा ना। क्या कहते हैं, हाँ मैं नंदनी तुम्हें दूसरा पेपर भेज दूंगा मैं, ठीक है। तुम्हें दूसरा पेपर दूंगा मैं। अच्छा, नंदनी का था कि कृषि का बाकी था पेपर, नंदनी का था ना। तो जी कितना हो जाएगा हमारा, जी को निकालना है तो एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया ना। टी स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो जी हमारा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। और इस तरह के क्वेश्चन हमने करके भी रखे, जिसमें कि मैंने बताया था कि डेल्टा टी बाई टी को हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल डेल्टा टी टाइम बाय टाइम लेंगे। और हमको यहाँ पे टाइम दिया गया है, जिस घड़ी से मेजर किया गया वो 0.1 सेकेंड की है, टोटल टाइम है यहाँ पे 200 सेकेंड। मेन चीज यहाँ पर ये थी। और डेल्टा एल बाय एल तो हमको पता ही है, यहाँ पे 1 mm की एक्यूरेसी है, 1 mm की एक्यूरेसी है 100 सेंटीमीटर में। तो 1 mm मतलब हो गया 0.1 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर। ये डेल्टा एल बाय। बाकी वैल्यूज पुट और क्या आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन था सेवेंथ वाला, if the system of units if force acceleration and time are taken as fundamental, then dimension formula of energy is। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी को ले लो, E इक्वल्स टू एफ रेज टू ए रेज टू बी एंड टी रेज टू सी। तो यहाँ पे अंकल जी का फोन, एनर्जी को हम लिख सकते हैं mlt-2 ml स्क्वायर। फोर्स हो जाएगा mlt-2
पावर ए, ये क्या हमारा एक्सेलरेशन था LT माइनस 2 पावर बी, टाइम का हो जाएगा टी का पावर सी, ml स्क्वायर टी माइनस 2 इक्वल्स टू m का पावर ए, l का पावर ए प्लस बी, बस टी का पावर माइनस 2a माइनस 2b प्लस, यहाँ से निकल जाएगा a हमारा आएगा 1, a प्लस बी हो जाएगा हमारा 2, a है 1 तो b हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और उस राशि से c को निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कर देंगे और हमको रिजल्ट मिल जाएगा इससे। आया सबको समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मैंने बताया था रिलेटिव डेंसिटी रेशियो ऑफ डेंसिटी होती है, इसलिए उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है उसका सर -1 होता है। हाँ बोलो सर, सॉरी मैं लेट हो गया सर, क्योंकि मैं वो इंग्लिश का पढ़ रहा था कल, इंग्लिश के एग्जाम से। अच्छा उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, object is moving in a liquid viscous damping force acting on it is proportional to velocity, then dimensional constant of proportionality is, तो फोर्स बोला गया है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, F इक्वल्स टू के वी, और के यहाँ से निकाल सकते हो MLT माइनस 2 के LT माइनस 1, ठीक है, इससे हमें के मिल जाएगा। उसके बाद डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज हो जाता है करंट इनटू टाइम, AT हो जाएगा। फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, F इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, तो यहाँ से F का हो जाता है MLT माइनस 2 इक्वल टू A इंटू टी, यहाँ से A हो जाएगा ML T माइनस 3। उसके बाद 13 क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन द फोर्स बाय लेंथ, MLT माइनस 2 बाय लेंथ कर देना, तो ML0 T माइनस 2। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, M0 L0 T0, स्ट्रेन था इंक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। नेक्स्ट अगर बोला गया है फोर्स इक्वल्स टू x बाय डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है ML माइनस 3 हो जाती है, और फोर्स हमारा हो जाता है MLT माइनस 2, ये हमारा x क्या हो जाएगा m स्क्वायर l का पावर माइनस 3 प्लस 2 जगह माइनस 2 T माइनस। उसके बाद ML स्क्वायर T माइनस 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को। कोई भी एनर्जी जो होती है यहाँ पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और पावर ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को चूज करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज गिवन बाय g पावर p h पावर p, ये वाला भी हमने क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन ना, v इक्वल्स टू g का पावर a h का पावर q, तो वेलोसिटी को लिख दो LT माइनस 1, g को लिख दो LT माइनस 2 पावर a l का पावर q। अब इक्वेट करके देख लो इसको। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, तो इसमें देखो माइक्रोन में मेजर होता है 10⁻⁻6 मीटर माइक्रोन होता है, फर्मी जो होता है 10⁻15 मीटर होता है, डेबाई जो होता है ना वो लेंथ का यूनिट नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। ये क्या, ये प्योर रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, तो यूनिट वॉल्यूम ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, मैंने बताया था टॉर होता है बार। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज 4 times, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी तो वर्क हो गया, वर्क हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स का यूनिट बढ़ जाएगा 4 टाइम्स और लेंथ का भी बढ़ जाएगा 4 टाइम्स, तो एनर्जी का बढ़ जाएगा 16 टाइम्स, है ना, क्योंकि ये 4 टाइम बढ़ा, ये 4 टाइम बढ़ा, 4 पर 6 है ना, तो 16 टाइम्स हो जाएगा इंक्रीज। क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज
MLT माइनस 1 होता है, तो MLT माइनस 1 तो kg मीटर पर सेकंड। उसके बाद 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 नैनोमीटर, इसको मैं ले सकता हूँ 10⁻⁷ सेंटीमीटर भी ले सकता हूँ। एक्चुअली जो वेवलेंथ होती है ना, वो नैनोमीटर में मेजर की जाती है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बताइए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, तो 5.00 मीटर होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ है। नंबर ऑन ऑर्डरिंग ऑफ द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर विल गिव, तो 2.745, ये देखो 2.74 देगा, और 2.735 भी 2.74 देगा, क्योंकि ऑड इवन वाला रूल यहाँ पे यूज करेंगे। फोटोन इज क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी h न्यू, ठीक है, डायमेंशन ऑफ h r दैट ऑफ, तो एनर्जी का हमने बोला कि MLT माइनस 2 तो h इंटू फ्रिक्वेंसी का हो जाएगा t माइनस 1, h का हो जाएगा ML t माइनस 1। अब ये देखा जाए तो ये तो क्लियर सी बात है, ये यूनिट हो जाता है किसका, इम्पल्स का, मतलब मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो जो भी यहाँ पे ना दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, सी भी हो सकता है लीनियर मोमेंटम, और लीनियर इम्पल्स भी हो सकता है। ए और बी दोनों सही है, ए और सी। अगर किसी ने ए टिक किया तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे, किसी ने सी टिक किया तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, 3.26 राइट बताया था। U1 एंड U2 आर यूनिट इन, मैंने बता के शुरुआत में बताया था N1 U1 इक्वल टू N2 U2। यस सर। रट्टा वाला क्वेश्चन है। अब सर ये लास्ट, इसका क्वेश्चन बहुत बेसिक थे सर। हाँ क्वेश्चन थोड़े बेसिक थे, मैंने जानबूझ के बेसिक पूछा मैंने, क्योंकि पहला टेस्ट है ना इसलिए। आगे से हर बार क्वेश्चन आसान नहीं होंगे, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन थे बहुत भारी भारी क्वेश्चन सेट करने के भी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, पहला टेस्ट है तो थोड़ा उसको आसान रखा जाए। अच्छा, और लास्ट में जो हमने सेट किया था सीसीएम क्लॉक का था, ठीक है, तो सीसीएम का से ही हम लोग एटॉमिक क्लॉक बनाते हैं। और देखो जो मैंने क्वेश्चन पूछे ना, ये एक कारण ये भी था कि जैसे नैनोमीटर कितना होता है, लाइट ईयर, पार्सेक, ये सब चीजें क्या बच्चे जनरली ध्यान से इसको याद नहीं रखते, और जिनकी वजह से उनको आगे जाकर के दिक्कत आती है कि आगे जाओगे तो हम लोग को नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब सीखना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया पूरा डे पेपर डिस्कशन। अभी मेरे को बहुत सारे बच्चों ने पेपर आंसर शीट भेजी नहीं है अभी तक की, क्यों? आर्गो, इब्राहिम, एकमवीर ने भेजा था। सर मेरी एग्जाम चल रही है सर, मैंने आपको कहा था। अच्छा, परम, परम तुमने मुझे पहले वाली शीट भी नहीं भेजी है, मनन ने भी नहीं भेजी है, ऐसा क्यों? वंशिका भी नहीं भेजती है, ऐसा क्यों? हाँ परम, सर क्लास के बाद भेज दूंगा। तुम लोग ये टाइम पे हो, मेरे को होमवर्क सबमिट किया करो। तो मेरे को कैसे सॉरी पता सर। चलेगा कि तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो घर पे? चलो हम लोग आते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है, पर छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, मैकेनिक्स की 3 ब्रांच थी, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में बॉडी एट रेस्ट पढ़ते थे, डायनामिक्स में बॉडी मोड, उसका हम लोग हाँ तुम्हारा आ गया मना, ठीक है। तो मैंने स्टैटिक्स मतलब बॉडी एट रेस्ट, डायनामिक्स हम लोग बॉडी मोशन के बारे में पढ़ते थे और मोशन का कारण पढ़ते थे, जैसे फोर्स। और फिर हम पढ़ते काइनेमेटिक्स, जहाँ पे पढ़ते मोशन के बारे में, मोशन का कारण नहीं पढ़ते, खाली हम लोग स्पीड ये सब पढ़ते, ठीक है। दूसरी बात कि हमने फिर आगे में देखा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने बताया था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस, या जो टाइम का जो टाइम हम लोग निकालते हैं वो डिस्टेंस, वो बॉडी की लेंथ से डिसाइड नहीं होता है। और अगर बॉडी का मोशन का फैशन अगर बॉडी के साइज से अफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। मैंने तीनों पॉइंट लिखवा भी दिए थे।
फिर मैंने बोला था कि लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ओरिजिन क्या होता है, जहाँ से डिस्टेंस नापे जाते हैं। फिर ओरिजिन का हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे रेफरेंस पॉइंट होता है वैसे रेफरेंस एक्सिस भी होती है। रेफरेंस एक्सिस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। वो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ओरिजिन को कहीं भी चूज कर सकते हैं। हम एक्सिस को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक्सिस को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक्सिस के बीच में एंगल हमेशा कितना रखते हैं हम लोग, 90 डिग्री रखते हैं। एक्सिस का यूज ये होता है कि हम किसी भी पॉइंट के लोकेशन की डायरेक्शन को बता सकते हैं, 30 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। और ओरिजिन का फायदा ये होता है कि हम उसके डिस्टेंस को बता सकते हैं। ओरिजिन इज फॉर डिस्टेंस, रेफरेंस एक्सिस इज फॉर डायरेक्शन। फिर मैंने बताया था कि हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग को 5 बेसिक पैरामीटर पढ़ने हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। एक और आता है जो कि हमारे इतने सिलेबस में नहीं है, जर्क। ठीक है, जैसे कि पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कहलाता है जर्क। हालांकि हमारे को कहीं ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है जर्क। सर हाँ, बोलो। सर एक बार एक वो स्टैटिक्स और वो काइनेमेटिक्स और सर आपने वो लिखवाया था ना सर, तो हाँ, सर उसमें वो पॉइंट ऑब्जेक्ट था सर, तो उसमें एक बार वापस एक बार उसकी डेफिनेशन बोल दो ना सर, किसकी? वो पॉइंट लिख नहीं ऑब्जेक्ट की? बाकी में। किसकी बोलूँ? हाँ सर, पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। की? पॉइंट हाँ ऑब्जेक्ट की देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से पहचान सकते हैं। उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस। जैसे कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो अर्थ और सन की दूरी के सामने अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अ ट्रेन मूविंग बिटवीन 2 स्टेशन। क्लियर? यस और नो? आगे यस बढ़ो। सर, समझ ठीक है, गए। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर कोई बॉडी है जो कि टाइम, जिसका टाइम ऑफ ट्रेवल बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अगर मान लो ट्रेन जाती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, तो टाइम लगता है उसको मान लो 4 घंटे। इसके हम लोग स्टेशन की दूरी देखते हैं, तो ट्रेन जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे माना जाएगा। लेकिन जब ट्रेन क्रॉस करती है किसी भी ब्रिज को, या ट्रेन क्रॉस करती है किसी पोल को, तो हम वहाँ पे टाइम के लिए लेंथ ऑफ द ट्रेन भी देखते हैं। तो उस सिचुएशन में जो ट्रेन है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानी जाएगी। क्लियर होगी बात? हो गई क्लियर सर। तीसरी बात तीसरी बात ये होती है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, और वो ऑब्जेक्ट के साइड से मोशन का जो फैशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो एक बंदर बैठा हुआ आदमी के ऊपर, और बंदर आदमी जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है स्मूथली, तो बंदर वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि बंदर के छोटे होने से या बड़े होने से उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लो हमने एक ग्लास लिया जिसका, और उसको एज पे रखा, जैसे वो ग्लास गिरता है तो हम उस ग्लास को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि अगर एज देखा जाए कोई भी टेबल का तो बहुत ही शार्प होता है, नोकीला होता है, चाकू की धार जैसा होता है। वो एज बहुत ही पतला होता है, लेकिन जो ग्लास होता है उसका बेस काफी बड़ा होता है। तो क्योंकि बेस बड़ा है एज के सामने, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानते। बात समझ में आ गई? आ गई। ठीक है यस ना? सर। इतना ही है। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बचपन से पढ़ते आ रही है, तो मैं ना इसका एक बार 2 मिनट में इसका इंट्रो देके खत्म कर दूंगा, और इस पे हम लोग कुछ अच्छे सवाल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समझाने से मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये सब चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि एक ऐसे करके कोई ट्रक है, वो ट्रक से ना पेट्रोल लीक कर रहा है, या मान लो कोई टैंकर है पानी का, उसपे से पानी लीक कर रहा है, और ये जाता चला जा रहा है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसे करके पानी लीक कर रहा है। अब पानी का ऐसे करके वो यहाँ पे जाना था उसको, कोई ऐसा कोई रास्ता, तो हमने क्या किया, वो जो पूरा पानी जो वो ट्रेवल किया ना, वो पानी का हमने पूरा एक धागा लिया, हमने उसको जहाँ से धागा हमको मोड़ना था हमने मोड़ा उसको। ठीक है, ताकि हम उसके बिल्कुल से हम अपने धागे को उसके बात के अलोक उसको दिखा सकें ऐसे।
छोटा छोटा मोड़ते चले जा रहे हैं और हमने पूरा धागा उसका मोड़ करके हमने निकाल लिया। हमने देखा धागा इतना खुला है, उसको हमने किसी स्केल से नापा और वो जो धागे की लेंथ होगी तो पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की वो क्या हमको हमें देगा, डिस्टेंस देगा। ये टोटल लेंथ हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये बेसिक अंतर होता है। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, तो डिस्टेंस जो होता है इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, 2 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 2 मीटर साउथ डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है, कोई भी बॉडी अगर ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम या तो छोटा होता है उससे, नहीं तो उसके बराबर। एक सर चार्ट फिर में वो भी आता है ना सर कि डिस्टेंस नेगेटिव होता है फिर वो पॉजिटिव हो नहीं डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और हाँ, वो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा नेगेटिव हो सकता पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। तो मैंने ये पॉइंट्स लिखवा देता हूँ एक बार, ठीक है? एक बार हालाँकि ये सब क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हाँ एक बार अगर लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। डिस्टेंस, ओके सर हालाँकि देखो ये सब एग्ज़ाम आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, हमारे 11th में पूछा नहीं जाता। लेकिन अगर पूछ ले गलती से भी, पेपर बहुत अगर आसान आ जाए तो ये आ जाए। लेंथ ऑफ द पाथ, पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्केलर। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, उसका उल्टा कराता है, इट इज वेक्टर। ये इस पे पूरा चैप्टर ही है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस फॉर मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। हम जहाँ से शुरू करते, कहीं से शुरू करते हैं और वहीं पे आके अपने पूरे पाथ को खत्म कर देते हैं, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं पे स्टार्ट करते हैं और वहीं पे आके खत्म करते हैं तो डिस्टेंस 0 नहीं होता है। ठीक है? अभी ऐसा नहीं कि आप जैसे तुम ऑटो में बैठे अपने क्लास घर के लिए और घर से और ट्यूशन गए और ट्यूशन से ऑटो वाला आता है और रिसीव करके वापस घर पे पहुँचा देता है। 1 महीने बाद बोलेगा कि ये पगार दीजिए, तो बोलोगे पगार किस बात का दें? तुमने डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा मेरा 0 ही करवाया है, किस बात के पैसे मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होता है, जो भी वो बिल काउंट होता है वो डिस्टेंस पे होता है। डिस्टेंस, ठीक है, ये 3 पॉइंट याद कर लो, बस काफ़ी है। इसको फटाफट नोट कर दो सब कोई।
सर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग को। अब ना हम इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ भी सकते हैं। ऐसे करके एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक बॉडी जो है एक सेमी सर्कुलर पाथ पे यहाँ से यहाँ जाती है, ये इसका सेंटर है, तो इसका रेडियस है 1 मीटर। तो इसमें निकालना है ए और बी, दो पॉइंट्स है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। सेकेंड क्वेश्चन ऐसा होगा, तो क्वेश्चन जो ना काफी सीक्वेंस में ही है। ये ऐसे जाता है ए से बी, रेडियस है 1 मीटर, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है क्वेश्चन ऐसा जाएगा, ए से बी, रेडियस है 1 मीटर, एंगल है 60 डिग्री, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ क्वेश्चन होगा, एक बॉडी रोल्स, रोल्स, यहाँ पर एक पॉइंट है, बॉडी रोल्स such that point A is at top after that its revolution is half. Find displacement of point A. हाफ मतलब ये यहाँ पे से यहाँ पहुंच जाएगा, ए था, ए यहाँ पे आ जाएगा। रेडियस में बोला कि इसका 1 मीटर। ये चार क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ निकालना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ निकालना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ निकालना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तीसरे क्वेश्चन में, और यहाँ पे सिर्फ हमको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना। डिस्टेंस इसका भी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो कि हमको एकदम मतलब एडवांस लेवल का हो जाता है वो, जो कि हमको रोटेशन चैप्टर में जाके पढ़ना है। ये पहले क्वेश्चन सबको नोट कर जाओ, और एक बार मैं सबको थोड़ा टाइम देता हूँ। पहला क्वेश्चन ट्राई करो तो खुद से आ जाना चाहिए सबको, कोई दिक्कत नहीं है। और आता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मुझे जरा चैट बॉक्स में आंसर दो। बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, हमें पाथ दिखाया गया है ऐसे, ए और बी पाथ जाने का कर्व है, यहाँ पे ए और बी जाने का पाथ कर्व है, यहाँ पे ए और बी जाने का पाथ कर्व है। तो तीनों में बताना है हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले का आंसर कोई बता सकता तो बताओ। ओके, डिस्प्लेसमेंट 2 है, सही है नंदिनी। अच्छा मुझे ये दोनों बताना, डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है वो, ठीक है, सही है। बाकी लोग भी दो आंसर।
तीनों क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है। एक काम करो, नोटबुक निकालो और तीनों क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, टू डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर, देखो एक बार परम चेक करो, पाई होगा, 2 कैसे आएगा वहां पे, सेमी सर्कल है ना। हाँ सर पता चली गलती। हाँ बाकी लोग भी तो आंसर, सबको जो आंसर सोचो एक बार, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सवाल है। फटाफट सबको ट्राई करो। बाकी लोग किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं। ओके, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन का तो बड़ा आसान है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल कितना हो जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू आर, पाई मीटर सर वो फॉर्मूला क्या लिखा है सर, पाई? इंटू आर, ओके क्योंकि सर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, हाँ। तो सेमी सर्कल का यस पाई आर हो सर। जाएगा ना। ओके। जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ को मेजर कर लो, यहाँ पे बॉडी मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर ट्रैक पे या पाथ पे। ओके, सेकंड का जरा ध्यान से देखो, ये क्वार्टर सर्कल है, तो सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। ये क्वेश्चन 2 का है परम की क्वेश्चन 3 का है। सर 2 का भी भेज है और 3 का भी भेज है। आ, अच्छा, थर्ड का जो है ना पाई बाय 3 सही होगा, ठीक है, और डिस्टेंस नहीं सही है मुझे लगता है, थर्ड का डिस्टेंस 1 सही नहीं है। सर वो 1 ही होगा ना। कैसे बना सर होगा, देखो हाँ हाँ रेडियस सही है 1 सही है, है सही है सही है, परफेक्ट, 60 डिग्री। हाँ सही है सही है। आ, अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर, हाँ सही है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर बाय 4, दैट इज पाई आर बाय 2। पाई कितना होगा, पाई आर कितना है, आर तो 1 है बाय 2, दैट इज पाई बाय 2, क्योंकि इसको ले सकते हैं 22/7 भी ले सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लेंथ ऑफ दिस पाथ ना, ये देखो ये 1 मीटर है, ये तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज रूट 2 मीटर। और थर्ड की अगर हम बात करें,
तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो सर जाएगा इसमें सर पाई बाय 4 लेंगे ना इसमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए? 5/4। सर मुझे ये आधा लगा है, इसीलिए मैंने वो ले लिया। ये तो आधा, ये तो 1/4 हुआ ना, तो 2 पाई r हाँ बाय 4 हो जाएगा ना। हाँ आ रहा है सबको समझ में? कोई दिक्कत नहीं किसी को जिसको भी नहीं बनाया? लास्ट वाला देख लो, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, दैट इज ओके। इस पे अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा मेरा θ/360, दैट इज 60/360 इंटू 2 पाई r। ये कट जाएगा, 6 बचेगा, पाई/6 बचेगा ना, पाई/3 मीटर। और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम देखेंगे, इस पर से ज्वाइन कर दो, और जब ज्वाइन करेंगे तो ये तो हमारा दिख रहा है क्लियरली, ये रेडियस होगा तो ये भी 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर, और ये एंगल 60 है, तो ये एंगल पे 60, ये एंगल पे 60 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 1 मीटर। मीटर। फिर होगी बात। सर डायरेक्टली भी लिख ही सकते हैं ना, अगर सर कैलकुलेशन के बिना, मतलब मेंटली सॉल्व करके हाँ दिख चलेगा रहा है चलेगा, तो? कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो फिर उसको 2-3 स्टेप लिख के दिखा दो, और अगर एंट्रेंस पे अगर आता है तो डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बॉडी रोल करके यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। पूछा जाएगा कि बताओ इस इक्वेशन में ये अगर यहाँ पे से यहाँ पहुंच गया है, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, डिस्प्लेसमेंट ये से यहाँ तक का लेंथ डिस्प्लेसमेंट होगी, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और हमको पता है कि जब एक कंप्लीट बॉडी घूमता है ना, तो जो आगे जो वो ट्रेवल करता है वो 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ पे खाली आधा ही घूमा है ना। अगर मान लो कोई बॉडी कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, मतलब कंप्लीट रोल करता है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जब पहुंचेगा, ये डिस्टेंस कितना 2 पाई r होता है कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर तो खाली आधा ही हुआ है, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा πr हो जाएगा। r कितना 1 मीटर है ना, और ये रेडियस कितना 1 मीटर है। तो मेरे से पूछा जाएगा कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ना, वो कितना होगा। तो ये हो जाएगा √ओवर पाई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आया कि नहीं आया सबको समझ में? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। सिंपल सिंपल सवाल है ये, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमारी 11th लेवल पे हमसे यही सब पूछा जा सकता है। हमको बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम ये आना चाहिए, और कुछ खास बात नहीं है। सर ये वाला फिर से समझा दो। ये वाला देखो, जब कोई बॉडी रोल करता है ना, जैसे अपना देखा है एक्टिवा का चक्का रोल करता है, तो एक कंप्लीट रोलिंग जब हो जाती है, तो जो डिस्टेंस उसका जो ट्रेवल करता है वो 2 पाई r होता है, सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। ये पढ़ा ना मैथ्स में, यस सर। तो ये यहाँ पे हाफ हुआ है। फुल मतलब क्या होता है, अगर ए पॉइंट यहाँ पे और वापस से ए पॉइंट बॉटम पे अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं फुल रोलिंग। यहाँ पे हाफ हुआ है, हाफ में मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r/2, दैट इज पाई हो जाएगा। क्लियर होगी बात। और हमको ये 1 मीटर है, ये पाई है, तो हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं आसानी से ना, √पाई² + 1²। यस सर। ये आंसर होगा, इसको नोट कर दो।
अब आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब इसमें यस देखना। सर। ओके, अब देखो इसमें और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जो सबसे टफ बन सकता है, जैसे वहां पे हमने एंगल लिया था 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एंगल हमें 60 नहीं दे करके कोई भी एंगल हो सकता है, उसको मान लो थीटा है, और ये रेडियस मान लो आर। अब यहाँ पूछ लेंगे कि हमसे बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो थीटा अगर रेडियन में दिया गया है तो थीटा बाय 2 पाई इंटू 2 पाई आर। अगर थीटा डिग्री में, यहाँ पे थीटा बाय 360 कर देना, अगर डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, मान लो थीटा डिग्री में दिया। अच्छा, अगर डिग्री में तो हमने ऐसे निकाल लिया। अब यहाँ पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर एक यहाँ से। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हमारा हो जाएगा ये पूरा थीटा होगा तो ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। थीटा बाय 2। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट ये ए बी 90 डिग्री एंगल। मैं बोल सकता हूँ मान लो ये वाला सी पॉइंट है। अब हमको पता है कि सर्कल में ये सेंटर है। सर्कल में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट डिवाइड करता है। पढ़ के रखी प्रॉपर्टी ना सर्कल में, ये सेंटर अगर यहाँ पे और ये ऐसे कॉर्ड है, यानी कि ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको इक्वली डिवाइड, तो ये साइड इक्वल हो जाएगा। ये मैं क्या बोल सकता हूँ साइन थीटा बाय 2 बी सी अपॉन आर। दिस इम्प्लाइज दैट बी सी कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट जो कि ए बी होगा इस केस में, 2 इंटू बी सी, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है, 2 आर साइन थीटा बाय। अगर हमको थीटा पता है 60 है, 40 है, 30 जो भी पता है, हम लोग उससे आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। सर फिर से समझा दो। देखो, अगर ये एंगल पूरा थीटा होता, ठीक है, हमसे पूछा जाता कि बताओ ए से बी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम यहाँ से क्या करते, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते ए बी के ऊपर। अब याद करो कि अगर कोई सर्कल था ऐसे करके, याद है कि नहीं याद है, देखो तो ये सेंटर था। अगर हम यहाँ से एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो इस परपेंडिकुलर की खास बात ये होती है, हमने अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो उस कॉर्ड की उसकी ये खास बात ये होती है कि पहली बात तो ये इस एंगल को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। यस और नो, ये पढ़ के रखा कि नहीं रखा है। यस सर। अब यहाँ पे जब ड्रॉ करेंगे तो ये BC और AC के वाले पार्ट तो इक्वल हो जाएंगे, और क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना AB कितना हो, BC निकल जाएगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल से, और हम यहाँ से AB निकाल सकते हैं। जैसे हमने पीछे में एंगल देखा था 60 डिग्री का, तो AB क्या हो जाता है 2 इंटू आर इंटू साइन 30, 60 बाय 2 30 हो जाएगा, 1 बाय 2 कट के आर बचा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत हो पूछो, सिंपल सवाल है, कुछ खास नहीं है, इसको नोट कर दो।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक अब है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी से ना सिंपल सिंपल बात है। जैसे पहले देखो, इसके पहले ही कहा जाता है मोशन में, स्पीड वेलोसिटी से पहले आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई बॉडी है जो कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन समझ में आता है? कोई बॉडी भी अगर जाएगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। और वो जो मोशन होते हैं ना, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं ना, वो उसको हम लोग कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं। याद रखना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, मोशन इन straight line is called motion in one dimension. अब यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन इन वन डायमेंशन इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, motion is said to be uniform. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? if a body covers unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, then motion is said to be non-uniform. यूनिफॉर्म If a body covers equal distance in unequal interval of time, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। या इक्वल इन अनइक्वल, या अनइक्वल मतलब दोनों में से ना कोई एक जगह पे, यहाँ पहले अन यहाँ पे लगा दो और करके फिर यहाँ पे इक्वल रख के यहाँ पे अन लगा दो, बस इतना सी बात। इफ ए बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time or if a body covers equal distance in unequal interval of time, then motion is said to be non-uniform. क्लियर? इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे खुद से। हाँ सर। ठीक है ना? आगे देखते हैं। मैं ना फटाफट ये जो टॉपिक है ना, ये सब निपटा करके ना मैं सीधे क्वेश्चंस पे आऊंगा। ठीक है? क्योंकि ये सब क्या एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, सब पता होना चाहिए बस। ठीक है? वो सब पहले का पढ़ा हुआ ही। स्पीड में मैं बता देता हूँ क्या क्या किस तरह की स्पीड्स होती है। एक स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड हो यस जाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड हो जाता है हमारा एवरेज स्पीड,
फोर्थ हमारा हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन द सेम वे वेलोसिटी भी, स्पीड के पास क्या होता है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, और जो भी हमने क्वालिटीज पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की, वही क्वालिटीज हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी की भी होती है। सर मतलब इसमें भी मतलब हमने आपने वेलोसिटी में स्केलर और वेक्टर लिखा है सर, तो इसमें भी वो आएगा? क्या चीज आएगा? सर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी वाले आपने वो हाँ, डिफरेंस लिखा है ना तो सर? यहाँ स्पीड और वेलोसिटी का सेम डिफरेंस होता है। तो स्पीड डिस्टेंस क्या था, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो होती है कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है फॉर ए मूविंग बॉडी। वेलोसिटी जो होता है वो जीरो और नेगेटिव हो सकता है फॉर ए मूविंग बॉडी। जो डिफरेंस वहां पे लिखा था, सेम डिफरेंस यहाँ पर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और एक हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी बॉडी के पास, जब कोई बॉडी कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी। जो बात यूनिफॉर्म मोशन की होती है वही यूनिफॉर्म स्पीड की भी हो जाती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की कहानी, if a body covers equal distance in unequal interval of time, या equal distance या unequal distance in equal interval of time, तो भी क्या होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होती है, ये हो जाती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्वेश्चन हमेशा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड से आता है, टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, डी एक्स बाय डी टी का, यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्टेंस। इस पे ना पहले हम लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, और हम लोग वेलोसिटी पे पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, वो जनरली एवरेज स्पीड टॉपिक से जनरली वो एवरेज स्पीड पर ही आते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई दो पॉइंट है, उसको सबको ट्राई करना। जाने की स्पीड है वी यू एंड रिटर्निंग की स्पीड है वी डी। जाने की स्पीड है एक्स से वाई, और वाई से एक्स आने की स्पीड है वी डी। एवरेज स्पीड क्या होगा फॉर द राउंड ट्रिप? ऑप्शन है अपने पास, रूट ओवर वी यू वी डी, वी डी वी यू, वी डी प्लस वी यू। सी ऑप्शन है
VU plus VD by 2, डी ऑप्शन है 2 VD VU by VD plus VU। फटाफट बताओ तो क्या होगा ऑप्शन। बाकी लोग क्या बोलते हो, सर 1 मिनट। सबको ट्राई करो। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन? फाइंड द एवरेज स्पीड, x से y जाता है स्पीड VU हाँ। के साथ क्यों कर देंगे और सर? लौट करके आता है VD स्पीड के साथ। बंद कर देना, हमें मोहम्मद है सर, फाटे सर माइक। ठीक है, जाता है स्पीड VU के साथ और आता है लौट के VD स्पीड के साथ। तो बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है। सबको एक बार ट्राई करो। सी ऑप्शन नहीं है सही, सी नहीं है सही। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर टाइम नहीं दिए? नहीं, ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में ऐसे ही सब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सब डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है कुछ खास। नहीं, एक कंप्लीट चेक करो सबको ही। परम चेक करो, मनन सही है। जब एवरेज स्पीड हो जाएगी, युग चेक करो, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है देखो तो डी, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे डी है, तो मान लो एक्स एक बार। हाँ डी सही है परम। युग चेक करो, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस जाने का एक्स है, आने का एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस 2x हो गया। टोटल टाइम, जाने का टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, और आने का टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड। यस और नो, समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। आ गया सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार मैंने देखा है। क्या कहते हैं, ये बोर्ड में हमारे स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, ऐसे घुमा फिरा के कितनी बार पूछा गया ये सवाल। तो 2x बाय x कॉमन ले लो, VD प्लस VU बाय VU VD, ये x कट जाएगा ना, तो 2 VU VD बाय VU प्लस VD, दिस इज द आंसर। मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं ऑप्शन सी बता करके, दैट इज रॉन्ग। चलो आज के लिए काफी है इतना। जो भी मैंने शीट भेजी थी वो एक बार मेरे को पूरे सॉल्व करके सबको भेज दोगे। और मैंने एक DPP भेजूंगा चैप्टर 1 की, तो वो एक बार ना उसको गो थ्रू करना। NCERT की बुक लेकर के सामने बैठना, उसको गो थ्रू करना, जितने आएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जो भी नोट्स मैंने करवाया था दिया था उसको देख करके, NCERT की बुक पढ़ के जो चैप्टर 1 में आता है जो मैं भेजूंगा वो करना। अगर कुछ उस पर नहीं आएगा तो वो मैं डिस्कस क्लास में कर, ठीक है ना। आज के लिए काफी इतना, कल हम लोग फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir.